हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम फिर बात करेंगे सीएचओ मॉडल टेस्ट पेपर के बारे में। और आज का हमारा मॉडल टेस्ट पेपर होगा फोर्थ, जिसके अंदर भी हम 40 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले। इससे पहले हमने 3 पार्ट जो है वो 3 मॉडल टेस्ट पेपर है वो डिस्कस कर लिए, यानी कि 120 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। और आज के इस पार्ट के अंदर भी हम 40 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हमारे हो जाएंगे 160 क्वेश्चंस। तो आपको सभी क्वेश्चंस देखने हैं जो प्रीवियस पार्ट्स के अंदर बताएं, वो भी देखने हैं और ये पार्ट भी आपको कंप्लीट जरूर देखना है। यहाँ पे न्यूट्रिशन और कुछ सीएचएन के जो कम्युनिकेबल डिजीज कंडीशन है उनके एमसीक्यूज है, तो वो आपको देखने बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये आपके सीएचओ के एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर देना, ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट जल्दी से जल्दी मिलते रहे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हाउ मच कार्बोहाइड्रेट पर डे डू इन्फेंट रिक्वायर, यानी जो इन्फेंट्स होते हैं उनको कितने कार्बोहाइड्रेट की पर डे रिक्वायरमेंट होती है, कितनी उनको ज़रूरत होती है कार्बोहाइड्रेट्स की। दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर करना ऑप्शन थर्ड, 37 ग्राम पर डे, यानी 37 ग्राम पर डे जो है पर डे इतनी कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है इन्फेंट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द इम्यूनाइजेशन MMR इज़ गिवन टू चिल्ड्रंस एट, जो MMR की वैक्सीन दी जाती है मिजल्स, मम्प्स एंड रूबेला। और मैंने अभी प्रीवियस पार्ट के अंदर आपको बताया था मिजल्स और जो विटामिन ए है वो एक साथ दिए जाते हैं, कब 9 मंथ के ऊपर, यानी 9वें महीने पे विटामिन ए की फर्स्ट डोज दी जाती है और मिजल्स की पहली वैक्सीन लगाई जाती है। तो यहाँ पर भी वही पूछ लिया गया है कि जो इम्यूनाइजेशन है उसके अंदर जो MMR की जो वैक्सीन होती है वो बच्चे को कब दी जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर भी करेक्ट आंसर आपको करना है ऑप्शन थर्ड, 9 मंथ, 9वें महीने पे MMR की वैक्सीन दी जाती है बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द एडोलसेंट बॉयज़ डेली रिक्वायरमेंट ऑफ फैट इज़, देखिए जो एडोलसेंट बॉयज़ होते हैं, जो एडोलसेंट लड़के होते हैं, उनको कितनी फैट की ज़रूरत होती है डेली। दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर करना है ऑप्शन थर्ड, 25 to 35%। जो एडोलसेंट्स होते हैं उनको डेली 25 से 35% फैट की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द एडोलसेंट गर्ल्स डेली रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन इज, देखिए जो एडोलसेंट गर्ल्स होती है उनको कितने प्रोटीन की डेली ज़रूरत होती है। दोस्तों यहाँ पर आपको आंसर करना ऑप्शन सेकंड, 45 to 60 ग्राम, यानी कि 45 से 60 ग्राम डेली ज़रूरत होती है एडोलसेंट्स गर्ल्स को। और 50 ग्राम यानी एडल्ट वन के अंदर आप बोल सकते हैं कि 50 ग्राम नॉर्मली मिनिमम जो है रिक्वायरमेंट डेली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द एडोलसेंट बॉयज़ डेली रिक्वायरमेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज़, जो कार्बोहाइड्रेट है उसकी कितनी ज़रूरत होती है एडोलसेंट बॉयज़ को डेली। तो यहाँ पे दोस्तों आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन सेकंड, 45 to 65, यानी कुल मिला के 50% या फिर 50 to 55% एवरेज आप मान सकते हैं। 45 से 65% जो है इतनी कार्बोहाइड्रेट की एडोलसेंट बॉयज़ को ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द एडोलसेंट गर्ल्स डेली रिक्वायरमेंट ऑफ कैलोरीज, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो एडोलसेंट गर्ल्स होती है उनको कितनी कैलोरीज की डेली ज़रूरत होती है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर करना ऑप्शन फोर्थ, 2200, यानी कि 2200 आप बोल सकते हैं, 2200 कैलोरीज जो है पर डे ज़रूरत होती है एडोलसेंट गर्ल्स को। तो ये ऑप्शंस जो है वो आपको सेम एज इट इज़ मिलेंगे, ऑप्शंस आप पढ़ते रहना, साथ में मैं डायरेक्ट क्वेश्चन और उनके आंसर्स बता देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द कॉज ऑफ PEM, जो PEM है, जो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है, इसके बारे में हमने पहले भी बात की थी कि कौन कौन सी डिजीज कंडीशन आती है PEM के अंदर, मरासमस एंड क्वाशियोरकर, जो प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज कंडीशन है। सेम यहाँ पे आपको पूछा गया कि व्हाट आर द कॉज ऑफ PEM, जो PEM है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है, उसका कॉज क्या है, उसका कारण क्या है, क्यों होता है PEM बच्चों को। दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर करना ऑप्शन फोर्थ, A and C बोथ, पॉवर्टी, या तो गरीब है उसकी वजह से उसको टाइमली या फिर प्रॉपरली जो प्रोटीन है वो नहीं मिल पाता है, और या फिर फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन, या फिर बच्चे को बार बार क्या हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है। दो ही रीज़न हो सकते हैं, या तो बच्चे को प्रॉपर प्रोटीन नहीं मिल पा रहा है, यानी कि प्रॉपर जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है, उसकी वजह से प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन हो रहा है, या फिर बच्चे को बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, तो इन्फेक्शन की वजह से जो भी कुछ खा रहा है वो उसका कोई मतलब उसके नहीं निकल रहा है। तो यानी कि फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन की वजह से भी जो है PEM हो सकता है। तो ये दो कॉज है PEM होने के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परसेंटेज ऑफ ग्रेड फर्स्ट माल न्यूट्रिशन, देखिए जो ग्रेड फर्स्ट माल न्यूट्रिशन है उसकी परसेंटेज आपको पूछी गई है कि जो माल न्यूट्रिशन होता है उसमें ग्रेड फर्स्ट में कितने क्या परसेंटेज होती है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर करना है ऑप्शन फर्स्ट,
71 to 80%। कौन सी है? 71 टू 80%। ये हो गई ग्रेड फर्स्ट। और जो सेकंड ऑप्शन है ये है ग्रेड सेकंड। और जो थर्ड ऑप्शन है ये कौन सी है? थर्ड ग्रेड। यानी जो माल न्यूट्रिशन की जो 3 ग्रेड होती है और फोर्थ ग्रेड होती है जो ऑप्शन फोर्थ है। तो यानी इसकी जो ग्रेडिंग है वो इसी प्रकार से और इसी प्रकार से आपको यहाँ पे दी गई है। तो ग्रेड फर्स्ट आपको पूछी गई है तो ऑप्शन आपको फर्स्ट करेक्ट आंसर कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिडिल आर्म सर्कमफ्रेंस ऑफ ए माल नरिश्ड चाइल्ड इज। जो माल नरिश्ड चाइल्ड होते हैं जिनको न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी से कोई डिजीज कंडीशन हो रखी है उन बच्चों की MUSC आपने पढ़ा होगा। MUSC मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस सेम वही है, थोड़ा सा यहाँ पे नाम ऐसे दे रखा है आपको मिडिल आर्म सर्कमफ्रेंस, बाकी होता वही है MUSC। तो जो मिडिल अपर आर्म जो सर्कमफ्रेंस है वो कितनी क्या होगी? माल नरिश्ड बच्चों की। तो दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर करना ऑप्शन सेकंड, लेस देन 12.5 सेंटीमीटर। और जो MUSC है वो कैसे मेजर की जाती है, किस में मेजर की जाती है? दोस्तों इस प्रकार से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको आंसर करना है सेंटीमीटर। सेंटीमीटर अगर 12.5 से कम सेंटीमीटर अगर मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस आती है तो समझ जाना बच्चा माल नरिश्ड है, यानी कि उसको जो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन या फिर कोई भी न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी उस बच्चे को हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मसल वास्टिंग इज ए इन मरासमस स्टार्ट्स फ्रॉम। देखिए जो मसल वास्टिंग है वो मरासमस के अंदर, जो मरासमस क्या है? PEM की एक डिजीज कंडीशन है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की एक डिजीज कंडीशन है, उसके अंदर होता है क्या? मसल वास्टिंग होता है। तो ये कब स्टार्ट हो जाता है मसल वास्टिंग? दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर करना है ऑप्शन फर्स्ट, एक्जिला एंड ग्रोइन। जो एक्जिला और जो ग्रोइन वाला एरिया होता है वहाँ पर मसल वास्टिंग होने लग जाती है मरासमस डिजीज कंडीशन के अंदर। और मरासमस क्या है? PEM की ही एक सब टाइप है, उसी का एक टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लो प्रोटीन डाइट लीड्स टू। जो लो प्रोटीन डाइट है वो कौन सी डिजीज कंडीशन कॉज करता है? दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर करना ऑप्शन सेकेंड, क्वाशियोरकर। अगर प्रोटीन का ही आपको बोला जाता है कि लो प्रोटीन या फिर प्रोटीन अगर कम ले रहा है पर्सन तो उसकी वजह से कौन सी डिजीज कंडीशन होती है, तो फिर आपको आंसर करना है क्वाशियोरकर। अगर आपको कहे प्रोटीन और कैलोरीज, प्रोटीन प्लस कैलोरीज की अगर डेफिशिएंसी किसी बच्चे के अंदर हो रही है तो आप फिर कहेंगे मरासमस। मरासमस में होता क्या है? मरासमस से नाम से ही पता चल रहा है कि मरा मरा होगा, यानी कि बिल्कुल सूखा हुआ पर्सन होगा। जो जिस बच्चे को मरासमस होगा उसकी बॉडी वेट बहुत मतलब नॉर्मल से बिलो बहुत कम वेट होगा उसका। और जो क्वाशियोरकर की डिजीज कंडीशन होगी इसमें एडिमा की डिजीज कंडीशन डेवलप होगी। एडिमा आपने पढ़ा होगा, जो एक वर्ड आपने सुना भी होगा, जो डाइजेस्टिव सिस्टम में आप पढ़ते हो, जिसमें क्या होता है कि जो एब्डोमिनल कैविटी है उसके अंदर जो फ्लूइड है उसका कलेक्शन हो जाता है। पढ़ा होगा आपने, फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। और उस टाइम उसके अंदर जो फ्लैंक एरियाज होते हैं उनमें भी जो है फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है। उस टाइम को क्या बोलते हैं? किसी को पता है? चलिए नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। असाइटिस का नाम आपने सुना ही होगा। असाइटिस में होता है फ्लूइड का कलेक्शन, जो मैंने आपको भी बताया है कि फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है एब्डोमिनल कैविटी और जो फ्लैंक एरियाज हैं उनके अंदर। जब उनके अंदर जो फ्लूइड का कलेक्शन होता है तो उसमें वो असाइटिस कंडीशन के अंदर ऐसा होता है। तो सेम एज इट इज़ वैसी कंडीशन ही आपको क्वाशियोरकर के अंदर भी देखने को मिलेगी। कौन सी? असाइटिस वाली कंडीशन। एब्डोमिनल कैविटी के अंदर बहुत ज़्यादा एब्डोमिनल या फिर एक प्रकार से आप बोल सकते हैं एडिमा की कंडीशन जो है वो क्वाशियोरकर के अंदर डेवलप हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऑल आर द न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद आवर न्यूट्रिशन एक्सेप्ट। यानी कि अगर ज़्यादा कोई बच्चा या फिर कोई भी पर्सन जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में न्यूट्रिशन ले रहा है तो उसमें कौन कौन सी न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, एक को छोड़कर। एक्सेप्ट से यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर करना है ऑप्शन फोर्थ, ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया को छोड़कर बाकी सभी जो डिजीज कंडीशन है, हाइपर विटामिनोसिस हो सकता है, ओबेसिटी होगी, सीधी सी बात है अगर ज़्यादा खाएगा तो मोटा हो जाएगा। और साथ में हाइपर विटामिनोसिस, विटामिन्स की अगर नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा अगर वो खा रहा है तो विटामिन्स भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे बॉडी के अंदर। फ्लोरोसिस, ये डिजीज कंडीशन भी उस पर्सन के अंदर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बेरीबेरी इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। जो बेरीबेरी है वो किसकी डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज कंडीशन है? ऑप्शन थर्ड आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर कर देना है।
थायमिन की डेफिशिएंसी से यानी कि विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज कंडीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम में लीड टू ए कंडीशन कॉल्ड। देखिए जो कैल्शियम है उसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज कंडीशन जो है वो हो सकती है, इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर करना आपको ऑप्शन थर्ड टिटेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन, यहाँ से MCQs बनते हैं। एक आपने पढ़ा होगा SAM की फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो करेक्ट आंसर आपको करना है वहाँ पे सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन। यहाँ पे क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया है, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन इन यंग चिल्ड्रन इज डिफाइंड एज। जो बच्चे होते हैं, जो यंग चिल्ड्रंस होते हैं, उनके अंदर अगर सीवियर माल न्यूट्रिशन हो जाए तो उसे आप कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे आप उसको परिभाषित करेंगे। दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर करना ऑप्शन थर्ड, हाइट फॉर एज जेड स्कोर जो है वो -3 होगा, और साथ में जो वेट फॉर हाइट है वो होगी <3 एंड एडिमा की कंडीशन डेवलप होगी। तो इस सीवियर न्यूट्रिशन, जो सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन है, इसकी ये क्या है, डेफिनेशन है, इसको ये परिभाषित करता है। ये इसकी जो डेफिनेशन है वो ध्यान रखना, हाइट फॉर एज जेड स्कोर है वो कितना होगा, <3 एंड वेट फॉर हाइट है वो भी क्या होगा, <3 एंड एडिमा की कंडीशन भी डेवलप होगी। तो ये किसको इंडिकेट कर रही है, SAM को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया अकर्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होने का कारण क्या है, फॉलिक एसिड। अगर फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाए तो उसकी वजह से होता है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऑस्टियोमलेशिया इज सीन यूजुअली इन। जो ऑस्टियोमलेशिया की जो डिजीज कंडीशन है वो मेनली कौन से पर्सन्स के अंदर या किसके अंदर देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों आपको आंसर करना ऑप्शन थर्ड, लैक्टेशन एंड प्रेगनेंसी, या फिर प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के अंदर ऑस्टियोमलेशिया की डिजीज कंडीशन देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इज ए विटामिन C डेफिशिएंसी डिजीज। इन विटामिन C की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज कंडीशन होती है, तो ये आप सभी को पता होगा, ऑप्शन सेकंड स्कर्वी। स्कर्वी होती है विटामिन C की डेफिशिएंसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द मिनरल इज इसेंशियल फॉर हेल्दी रेड ब्लड सेल्स एंड डेफिशिएंसी माइट कॉजेज एनीमिया। कौन सा वो एसेंशियल मिनरल है जो RBC के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और साथ में जो इसकी कमी हो जाए, अगर इस मिनरल की कमी हो जाए तो उसकी वजह से एनीमिया की डिजीज कंडीशन में डेवलप हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर करना ऑप्शन फर्स्ट, आयरन। आयरन की डेफिशिएंसी से जो है एनीमिया हो सकता है, और जो आयरन है वो हेल्प करता है रेड ब्लड सेल बनाने में, RBC बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम डेफिशिएंसी कॉजेज, यानी जो कैल्शियम है उसकी वजह से क्या क्या हो सकता है। यहाँ पे मतलब कौन से ऑप्शन है जो बिल्कुल सही है कैल्शियम की डेफिशिएंसी को लेकर। तो दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर करना ऑप्शन फोर्थ, ऑल ऑफ दी अबव। टिटेनी होगा, इरिटेबिलिटी होगी, साथ में जिट्रीनेस भी होगी। तो ये तीनों ऑप्शंस कैल्शियम की डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज कंडीशंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICDS कवर्स। हमने प्रीवियस पार्ट्स के अंदर भी डिस्कस किया था, और इस बार फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो ICDS स्कीम है वो किसको कवर करती है। हमने प्रीवियस पार्ट के अंदर आपको बताया था कि जो अंडर 5 ईयर या फिर अंडर 6 ईयर्स जो भी बच्चे होते हैं उनको कवर करती है ICDS स्कीम। साथ में प्रेग्नेंट एट जो लैक्टेटिंग मदर्स है उनको भी क्या करती है, जो ICDS स्कीम है वो सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। साथ में एडोलसेंट्स को भी ये ICDS स्कीम्स जो है वो कवर करती है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दी अबव आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर कर देना है। तो तीनों ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तीनों ही ऑप्शंस आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी कैम्प। जो नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी है वो कब आई थी अपने इस भारत देश के अंदर या फिर इंडिया के अंदर, जो नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी वो कब बनाई गई थी। तो दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर करना है ऑप्शन फर्स्ट, 1993। नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी 1993 में बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन D हेल्प्स और बॉडीज एब्जॉर्ब। देखिए जो विटामिन D है वो हमारी बॉडी के अंदर किसके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो यहाँ पे आपको आंसर करना ऑप्शन फोर्थ, कैल्शियम। कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है विटामिन D। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फीचर्स ऑफ रिकेट्स इन चिल्ड्रंस आर। जो फीचर है, जो रिकेट्स अगर किसी बच्चे को होता है तो उसका आपको एक फीचर पूछा गया है कि कौन सा वो फीचर है जो रिकेट्स को इंडिकेट करता है कि बच्चों के अंदर अगर रिकेट्स हो जाए तो उसको हम पहचान सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर करना ऑप्शन फर्स्ट, बोजिंग ऑफ हेड। बोजिंग ऑफ हेड क्लिक करके मतलब आप गूगल पे सर्च करके देखना है किस प्रकार से हेड होता है। बोजिंग ऑफ हेड से आपको वहाँ पे अच्छे से इमेज से पता चल पाएगा। अभी मैं आपको समझाऊंगा, आपको पता नहीं चल पाएगा। तो आप गूगल से एक इमेज डाउनलोड करके या फिर आप क्लिक करके आप देख सकते हैं कि बोजिंग ऑफ हेड होता क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
द फूडबॉर्न इन्फेक्शन इज ड्यू टू, जो फूडबॉर्न इन्फेक्शंस होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर करना ऑप्शन फोर्थ, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से। फूड्स के अंदर अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का साया है, यानी उसके अंदर वो रहते हैं, तो सीधी सी बात है फूडबॉर्न इन्फेक्शन वो कॉज ज़रूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट वो टेम्परेचर द फूड शुड बी स्टोर्ड, यानी कितने टेम्परेचर पे फूड को स्टोर किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर करना ऑप्शन सेकंड, 25 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा जाता है फूड को और उस टेम्परेचर पे उसको स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फूड सेफ्टी इंक्लूड, जो फूड सेफ्टी है उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड किए गए? तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑल ऑफ दी अबव। प्रॉपर हैंडलिंग होनी चाहिए फूड की, अगर आप फूड सेफ्टी कर रहे हैं तो प्रॉपर हैंडलिंग होनी चाहिए, प्रिपरेशन जो है वो भी अच्छी होनी चाहिए और साथ में प्रॉपर स्टोरेज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर कहीं आप रख रहे हो, उसका एक प्रॉपर स्टोरेज होना चाहिए, तभी वो फूड सेफ्टी आपसे रह पाएगी। अदरवाइज़ आप ऐसे ही कहीं रख रहे हो, आप हैंडलिंग के बजाय हर किसी को कैसे गंदे वंदे हाथों से आप उसको हैंडल कर रहे हो, तो वो आपका मतलब फूड सेफ्टी नहीं रह पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द WHO हैज़ गिवन कीज ऑफ सेफर फूड एट होम, रेस्टोरेंट एंड और एट लोकल मार्केट्स। WHO ने तीन जो है तीन क्या मतलब कितनी कीज बताई है जो फूड आप होम के ऊपर, रेस्टोरेंट के अंदर और जो लोकल मार्केट्स है वहाँ पे फूड को जो है सेफ रख सकते हो। WHO के द्वारा पाँच क्या उसके द्वारा जो कीज जो दी गई थी उनके अंदर WHO के द्वारा ये बताया गया था कि किस प्रकार से आप होम पे, रेस्टोरेंट पे और लोकल मार्केट्स के अंदर फूड को सेफ रख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर करना ऑप्शन थर्ड 5, यानी 5 की पॉइंट्स बताए थे WHO ने जिससे आप होम, रेस्टोरेंट एंड लोकल मार्केट्स के अंदर फूड को सेफ रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डेंजर जोन रेंज ऑफ टेम्परेचर इन फूड हैंडलिंग। अगर आप फूड हैंडलिंग कर रहे हैं तो कौन सा जोन जो है, कितने डिग्री अगर टेम्परेचर हो जाए वो टेम्परेचर जो है वो डेंजर जोन के अंदर चला जाता है। डेंजर जोन आपको बताना है कितने डिग्री टेम्परेचर पे जो है फूड हैंडलिंग नहीं करनी है। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर करना ऑप्शन थर्ड, 40 to 140, 40 से लेकर 140 डिग्री अगर फ़ारेनहाइट टेम्परेचर कर दिया जाए तो ये क्या है, डेंजर जोन के अंदर चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ फूडबॉर्न इलनेस, जो फूडबॉर्न इलनेस है उसका मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या होगा? अगर किसी ने पॉइजनियस कोई भी फूड इंजेस्ट किया है तो उसकी वजह से सबसे पहले क्या हो सकता है? सीधी सी बात है डायरिया होगा। अगर किसी ने कोई भी यानी कि फूड बॉर्न वाली इलनेस अगर किसी पर्सन को होती है तो सीधी सी बात है पहले उसको क्या होगा, डायरिया, उसको दस्त लगेंगे सबसे पहले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स हैज़ द लोअर रिस्क फॉर फूड बॉर्न इलनेस, यानी जो फूड बॉर्न इलनेस है उसके रिस्क को लो हम कैसे कर सकते हैं, मतलब उसके रिस्क को हम कैसे कम कर सकते हैं? दोस्तों यहाँ पे जो करेक्ट आंसर करना वो क्या करना, ऑप्शन सेकंड, द एल्डरली। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स, यहाँ पे यह बोला गया है कि कौन सा वो ग्रुप है जिसमें बहुत कम रिस्क होते हैं फूडबॉर्न इलनेस होने के। तो जो एल्डरली होते हैं, जो एडल्ट वन होते हैं, उनमें बहुत कम रिस्क होते हैं फूडबॉर्न इलनेस होने के। बाकी जो यंग एडल्ट होते हैं उनमें हो सकता है, इन्फेंट्स के अंदर हो सकता है, इंडिविजुअल्स विथ एड्स, जो एड्स वाले पर्सनस होते हैं उनके अंदर भी फूडबॉर्न इलनेस हो सकती है। लेकिन जो एल्डरली पर्सन होते हैं उनके अंदर बहुत कम चांसेज होते हैं फूडबॉर्न इलनेस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रीजन्स फॉर द इंक्रीजिंग इंसिडेंस ऑफ फूडबॉर्न इलनेस, देखिए जो निम्नलिखित में से कौन सा वो रीजन है जिससे इंक्रीजिंग इंसिडेंस ऑफ फूडबॉर्न इलनेस, जो फूडबॉर्न इलनेस के बहुत ही ज़्यादा जो इंसिडेंस होते हैं उनको इंडिकेट करता है, उसका कारण क्या है ये आपको पूछा गया। दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर करना ऑप्शन 5, इंक्रीज कंजप्शन ऑफ फूड इम्पोर्टेड फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज़, जो फॉरेन कंट्रीज से जो भी फूड्स इंपोर्ट होते हैं अपनी इस कंट्री के अंदर, उन कंट्रीज़ के जो फूड्स होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा कंटामिनेशन होने की वजह से फूडबॉर्न इलनेस के बहुत ज़्यादा चांसेज होते हैं। तो ये आपको पूछा गया है यहाँ पर कि बहुत ज़्यादा जो इंसिडेंट्स होते हैं वो फूडबॉर्न इलनेस होने के, तो उसका रीज़न क्या है, उसका कारण क्या है? तो उसका कारण यही है कि जो फॉरेन कंट्री से जो भी पार्सल होते हैं, जो इंपोर्ट होते हैं फूड्स, उनकी वजह से या फिर उनको कंजप्शन करने की वजह से, उनको बहुत ज़्यादा यूज़ लेने की वजह से फूडबॉर्न डिजीज़ कंडीशंस जो है या फिर इलनेस जो है वो होने के बहुत ज़्यादा चांसेज होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट आपको करेक्ट आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
शुगर एंड साल्ट एक्ट एज प्रिवेंशन बाय। जो शुगर होती है, जो चीनी और जो नमक होता है, शुगर एंड जो साल्ट होते हैं, वो प्रिजर्वेशन का काम करते हैं। किस प्रकार से वो प्रिजर्वेशन का काम करते हैं? देखिए यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन 4, बाइंडिंग वाटर सो इट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये क्या करते हैं? वाटर के साथ बाइंड आउट हो जाते हैं, मतलब पानी के साथ में ये जुड़ जाते हैं, और ये जुड़ने के बाद जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है वो इससे चिपक नहीं पाता है, यानी कि इसके ऊपर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रिवेंट करते हैं। आपने अचार खाया होगा, अचार के अंदर सबसे ज़्यादा होता है साल्ट, नमक डाला जाता है ताकि अचार भी गल सके और उसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना पनप सके। तो इस प्रकार से जो चीनी होते हैं, जो शुगर होती है और जो साल्ट होते हैं, वो वाटर से अच्छी तरह से बाइंड आउट हो जाते हैं। तो इसकी वजह से इनमें इनको मतलब ये जो है प्रिजर्वेटिव के रूप में काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंक्रीजिंग द एसिड कंटेंट्स ऑफ ए फूड इज़ इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग द ग्रोथ ऑफ। यानी जो एसिड कंटेंट है वो अगर फूड के अंदर ज़्यादा मिला दी जाए तो वो किसकी ग्रोथ की इफ़ेक्टिवनेस को रोक देते हैं, या किसकी ग्रोथ जो है उसको प्रिवेंट करते हैं, किसकी ग्रोथ से वो प्रिवेंट करते हैं? दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर करना ऑप्शन 5, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। देखिए जो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम है ये बहुत ही खतरनाक इस प्रकार का एक प्रकार से टॉक्सिक सब्सटेंस है जो सीधा सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सीधा अफेक्ट करता है और पर्सन की डेथ भी हो सकती है, पैरालिसिस भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे आपको पूछा गया है कि कौन सा वो एसिड कंटेंट, यानी कि फूड्स के अंदर जो एसिड कंटेंट है अगर वो ज़्यादा हो जाए तो वो किसकी इफ़ेक्टिवनेस की, मतलब कौन से किसकी ग्रोथ से प्रिवेंट करता है? तो सीधी सी बात है, उसको करेक्ट आंसर करना है यहाँ पे क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। जो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम है उसकी ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए जो एसिड कंटेंट्स जो है फूड के अंदर ज़्यादा मिलाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एसेप्टिक पैकेजिंग व्हाट इज़ स्टरलाइज्ड। यानी एसेप्टिक पैकेजिंग हो रखी है तो किसे हम या फिर क्या स्टरलाइज हम करेंगे? तो दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन 4, A एंड C, द फूड प्रोडक्ट। जो भी फूड प्रोडक्ट है असेप्टिक पैकेजिंग है तो सीधी सी बात है इसमें क्या क्या स्टरलाइज हुआ है? एक तो जो फूड प्रोडक्ट है, जो फूड प्रोडक्ट जो अंदर डाला है आपने वो, और साथ में जो पैकेजिंग जो बाहर से आपने पैकेजिंग की है वो भी स्टरलाइज होगी। दोनों को स्टरलाइज करने के बाद ही जो है फूड को पैकिंग किया जाएगा। तो ये असेप्टिक पैकेजिंग के अंदर ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फूडबॉर्न इलनेस दैट कैन बी कॉज्ड बाय द फूड सर्विसेज वर्कर कफिंग एंड स्नीजिंग, या फिर स्नीजिंग ऑन फूड इज। देखिए जो फूडबॉर्न इलनेस है वो फूड सर्विस जो वर्कर्स होते हैं जिनको खांसी आ रही है, फिर छींकें बहुत ज़्यादा आ रही है, तो उनकी वजह से कौन सी डिजीज़ कंडीशन जो है वो फैल सकती है, कौन सा ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो पर्सनस को ट्रांसमिट हो सकता है? दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर करना ऑप्शन 3, साल्मोनेला। जो साल्मोनेला है उसके ज़्यादा चांसेज होते हैं। साल्मोनेला अगर फैलेगा तो डिसेंट्री, डायरिया जैसी कंडीशंस भी पर्सन के अंदर डेवलप होगी। तो जो फूड वर्कर, जो फूड सर्विस वर्कर्स होते हैं, अगर उनको कफिंग या स्नीजिंग हो रही है तो उनको रेस्ट देनी चाहिए, घर पे उनको भेज देना चाहिए, वहाँ पे उनसे काम नहीं करवाया जाना चाहिए क्योंकि वो फिर अदर पर्सन्स को भी अपनी डिजीज कंडीशन ट्रांसमिट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिम्टम्स ऑफ स्टेफाइलोकोकस ऑरियस पॉइजनिंग अकर्स विद इन हावर ऑफ फूड इंजेक्शन। यानी अगर स्टेफाइलोकोकस ऑरियस का पॉइजनिंग हुआ है किसी पर्सन को और वो फूड इंजेक्शन की वजह से हुआ है तो जो सिम्टम्स है वो कितने समय के अंदर दिखने को मिल जाएंगे? कितने समय के अंदर सिम्टम्स नज़र आपको उस पर्सन के अंदर आएंगे? दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर करना है ऑप्शन 2, 2 to 4 आवर्स, 2 से 4 घंटे के अंदर। अगर स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की पॉइजनिंग हुई है किसी पर्सन को फूड इंजेक्शन के टाइम तो उसमें 2 से 4 घंटे के अंदर अंदर उसमें सिम्टम्स नज़र आने लग जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेस्ट वे टू ट्रीट फूडबॉर्न इलनेस इज़ विथ। यानी कि जो फूडबॉर्न इलनेस है उसको कैसे ट्रीट किया जाता है, यानी कि उसको कौन सा ऐसा मेथड है, कौन सा ऐसा रास्ता है जिससे हम फूडबॉर्न इलनेस को अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर करना ऑप्शन 4, बोथ A एंड B। एक तो बेड रेस्ट उस पर्सन को देने, साथ में प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स यानी कि वाटर वगैरह है वो ज़्यादा उस पर्सन को पिलाना है। तो प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स एंड बेड रेस्ट ये बेस्ट मेथड है, बेस्ट ट्रीटमेंट है अगर फूड पॉइजनिंग किसी को हुई है तो उसको ट्रीट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए पर्सन विथ ए फूड सर्व इलनेस शुड
कॉन्टेक्ट ए फिजिशियन ऑफ। देखिए जो पर्सन है जिसको फूड बॉर्न इलनेस हुई है तो उसे फिजिशियन को कब जो है कांटेक्ट करना चाहिए, फिजिशियन के साथ में कब कांटेक्ट करना चाहिए। नॉर्मली अगर फूड पॉइजनिंग हुई है, कुछ भी नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे कौन से सिम्टम्स उस पर्सन के अंदर नज़र आए, अगर ऐसे सिम्टम्स उस पर्सन के अंदर नज़र आ रहे हैं तो फिजिशियन को जल्दी से जल्दी कांटेक्ट कर लेना चाहिए, दिखा लेना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन फॉर ऑल ऑफ दीज। ब्लड इज़ प्रेजेंट इन स्टूल। किसी पर्सन को फूड बॉर्न इलनेस हुई है और उसकी वजह से अगर स्टूल के साथ में ब्लड प्रेजेंट है तो फिजिशियन को कांटेक्ट कर ही लेना चाहिए टाइम से। और फीवर अगर 102 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर ग्रेटर यानी 102 डिग्री फ़ारेनहाइट या उससे ज़्यादा फीवर है तो सीधी सी बात है फिजिशियन को जल्दी से जल्दी दिखा लेना चाहिए। और साथ में सिम्टम्स परसिस्ट फॉर मोर देन 2 to 3 डेज। अगर ऐसे ही सिम्टम्स 2 से 3 दिन से कंटिन्यू नज़र आ रहे हैं तो फिजिशियन से कांटेक्ट कर ही लेना चाहिए, क्योंकि फूड बॉर्न इलनेस आपको हुई है, इसलिए फिजिशियन को आपको दिखाना चाहिए। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो का, इन द फर्मेंटेशन प्रोसेस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस है उसके अंदर क्या होता है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो प्रोड्यूस होते हैं उनको इनहिबिट किया जाता है। जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी ग्रोथ को इनहिबिट किया जाता है, उनको किल किया जाता है फर्मेंटेशन की प्रोसेस से। तो इसमें होता क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपको आंसर करना ऑप्शन फर्स्ट, एल्कलाई एंड एसिड। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एल्कलाई फिर एसिड्स जो प्रोड्यूस करते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं एल्कलाई एंड एसिड्स, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हार्मफुल जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनकी ग्रोथ को इनहिबिट किया जाता है, उनको किल किया जाता है फर्मेंटेशन प्रोसेस से। तो दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर करना है। दोस्तों ये थे हमारे 40 क्वेश्चंस। अगर आपको फिर भी कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी आपको ये सभी क्वेश्चंस याद करने और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करने ताकि वो भी अपनी प्रिपरेशन कर सके। और यूपीसीएचओ का एग्जाम जैसे हो जाएगा उसके बाद आपको पेपर भी बताया जाएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।